अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। हम फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर एक लेक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज बिहेवियर के बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और सेकंड लेक्चर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डाइवर्सिटी के मतलब था। और उस डाइवर्सिटी के लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट एक स्किल भी आपने इन्वेस्ट की एंड दैट स्किल वाज ग्राफिक और टेक्सटाइल और गारमेंट डिज़ाइनिंग। बेसिकली आपको अडोब फोटोशॉप के ऊपर सिखाया गया था किस तरह से एक मॉकअप के ऊपर काम करते हैं ताकि उस मॉकअप के ऊपर काम करके आप बेहतर तरीके से एक गारमेंट और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग चीज़ को सीख पाएँ। एक स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हमने उसका डाइवर्सिटी के कंसेप्ट के साथ मैच किया था ताकि डाइवर्सिटी के कंसेप्ट के साथ मैच होकर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ सके उस कंसेप्ट की भी, और आप साथ में कोई प्रैक्टिकल चीज़ अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। सो दिस वॉज फॉर सेकेंड लेक्चर। बेसिकली आज के इस थर्ड लेक्चर में जो हमारे पास टॉपिक है वो एटीट्यूड एंड बिहेवियर का है। एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के परस्पेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम नॉर्मली एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, या तुम बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो, बड़ा एटीट्यूड है तुम में। हमें बाज़ वक़्त किसी कंसेप्ट की, किसी वर्ड की मुकम्मल तौर पे समझ नहीं होती और हम उसको मिस्टेकनली यूज़ करते रहते हैं अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर। और इस तरह की प्रॉब्लम तब पेश आती है जब हम किसी चीज़ के एग्जैक्ट मीनिंग से मुतल्लिक अंडरस्टैंड नहीं होते और हम उसको गलत लाम के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे और अल्टीमेटली एटीट्यूड के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि एटीट्यूड का प्रोसेस किन फेजेस से गुजर के बनता है। देन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि मोस्ट प्रोमिनेंट बिहेवियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से होते हैं, और फिर उन मोस्ट प्रोमिनेंट बिहेवियर में से जो सबसे प्रोमिनेंट बिहेवियर है जॉब सेटिस्फेक्शन, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ द मदर ऑफ ईच एंड एवरी बिहेवियर विद इन अ जॉब। तो हम उसको मुकम्मल तौर पे इन डेप्थ उसकी स्टडी करेंगे। सो ये हमारे आज के लेक्चर के की पॉइंट्स होंगे। और इन पॉइंट्स के साथ साथ हम आपको जो अगली हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है उसके मतलब भी ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकें। सो कमिंग टूवर्ड्स टुडेज लेक्चर, फर्स्ट थिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। आई हैव दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये सम सॉर्ट ऑफ मोबाइल का प्रोटेक्टिव कवर है जो शायद किसी बॉक्स के अंदर आना था और इस बॉक्स के ऊपर एक मोबाइल प्लेस किया जाना था। ये वो उस तरह का एक स्टैंड है जो नॉर्मल हमें अनबॉक्सिंग करते हुए एक बॉक्स में मिलता है मोबाइल के बॉक्स के अंदर। तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवर। मैं कहता हूँ ये जो कवर है ये ब्लैक कलर का है, मीन्स आई एम डूइंग द इवेल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कवर। मैं इस कवर की इवेल्यूशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ब्लैक कलर का एक कवर है। और फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा यार ये it is some kind of soft fabric, so it might be made with kind of rubber, और किसी तरह का इसमें गत्ता टाइप कार्ड यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ये मेरी इवेल्यूशन है इस एक पीस ऑफ बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। ये मैं इसके ऊपर इवेल्यूशन कमेंट्स पास आउट कर रहा हूँ। साथ में मैं ये भी कह देता हूँ यहाँ मुझे ब्लैक कलर की चीज़ अच्छी भी लगती है, ठीक है ना। ये भी मेरी इवेल्यूशन है एक पीस ऑफ ये कार्ड के ऊपर। किसी और चीज़ को पिक करते हैं हम। लेट्स सपोज के वी हैव दिस पीस ऑफ स्वैप इन फ्रंट ऑफ अस। ये स्वेजेस होते हैं, स्वेजेस मीन्स जो गारमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं और हमें उससे गारमेंट को फील करने में हेल्प मिलती है। मैं कहता हूँ कि यार ये ग्रे कलर का है और इट्स काइंड ऑफ सॉफ्ट। ये सॉफ्ट फर वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है ना। डेफिनेटली ये फ्लीस फैब्रिक है तो इसमें फर वाली फीलिंग आ रही है। सो मैं इसको एवेल्यूएट कर रहा हूँ, इसके मतलब एवेल्यूएटिव कमेंट्स पास आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ओके, सो ये जो मैंने दोनों चीज़ों के मतलब एवेल्यूएटिव कमेंट्स पास किए हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं एटीट्यूड। ये उसकी सबसे बेसिक और सबसे स्टार्ट लेवल की डेफिनेशन है। इट इज़ नॉट यू कैन से दैट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, बट इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। कि हम जब किसी चीज़ के मतलब कोई इवेल्यूएटिव कमेंट्स पास करते हैं, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग उसके मतलब बताते हैं, अपना बिलीफ उसके मतलब बताते हैं, इसे एटीट्यूड कहते हैं। हम किसी पर्सन को देखते हैं और उसके ऊपर फ़ौरन एक जजमेंट पास करते हैं, ठीक है ना। और हम बताते हैं कि क्या वो शख्स हमें पसंद है कि नहीं पसंद, उसकी कौन सी आदत हमें पसंद है, कौन सी आदत हमें नहीं पसंद। जब एवेल्यूएशन उसकी करते हैं तो वो हमारा एटीट्यूड होता है। किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी इवेंट को लेके, किसी भी पर्सन को लेके जब हम कोई इवेल्यूएटिव कमेंट पास करेंगे उसे एटीट्यूड कहते हैं।
लेकिन कुछ रिसर्चर्स इसको डिफरेंट तरीके से भी ट्रीट करते हैं। कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि किसी चीज़ को लेके हमारा जो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है वो एटीट्यूड है, और उसी चीज़ को लेके जो हमारा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है वो बिहेवियर कहलाता है। सो इट मीन्स दैट दे आर कंट्रास्टिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, सम काइंड ऑफ दैट स्टफ, और उसकी बेस पर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये उससे एवेल्यूएटिव से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम अभी एटीट्यूड का प्रोसेस सीखेंगे तो उस प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि हमें गाइड करेंगे कि शायद वो डेफिनेशन भी किसी हद तक ठीक है। सो पहली डेफिनेशन क्या है एटीट्यूड की? एटीट्यूड इज एन इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। जब हम किसी चीज़ का जायजा लेते हुए उसके मतलब कोई कमेंट पास करते हैं और वो उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं उन कमेंट्स के अंदर, उसे एटीट्यूड कहते हैं। हमारा उस चीज़ की तरफ ये एटीट्यूड है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझा दी। एक वर्क प्लेस के अंदर एक एम्प्लॉय होता है, उसको इंगेज देके काम के अंदर टीचर कमेंट इवेल्यूएट करता है कि अच्छा, या वो जो ऑनर है वो इवेल्यूएट करता है या ही इज़ एन हार्ड वर्किंग पर्सन और ही कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको उस हिसाब से फिर ड्यूटीज अलॉट करते हैं, ठीक है ना, उनको उस हिसाब से फिर एम्पावर करते हैं, ठीक है ना। ये तो तमाम चीज़ें इसमें की जाती हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड इवेल्यूएशन, और ये एटीट्यूड है उस शख्स के मतलब। आप कहेंगे सर ये तो फीडबैक है, बट फीडबैक्स की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो एक एटीट्यूड डेवलपमेंट है उस एम्प्लॉय के मुतालिक। तो ये एटीट्यूड है जो हम किसी पर्सन की तरफ रखते हैं, ठीक है। सो हमने एटीट्यूड को डिफाइन कर लिया इस अपने पहले फेज के अंदर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड फेज, और वो है कि एटीट्यूड का प्रोसेस क्या है, एटीट्यूड बनता कैसे किसी चीज़ को लेके। एटीट्यूड बनने के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है ना। जो 3 फेजेस हैं उनमें जो पहला फेज होता है वो हमारे पास कोग्निटिव फेज है। कोग्निटिव एक कोग्निशन से वर्ड निकला है, जानना किसी चीज़ के मतलब, किसी चीज़ के मतलब बिलीफ होना। जो सेकंड फेज है वो अफेक्टिव फेज है। अफेक्टिव वर्ड्स अफेक्ट से यानी कि फीलिंग से निकला है, उस चीज़ के मतलब हमारी फीलिंग क्या है। और थर्ड फेज बिहेवियरल फेज है। बिहेवियरल फेज मीन्स कि हमारा फिर फाइनली उस चीज़ के मतलब रिस्पॉन्स और एक्शन क्या है, इसे बिहेवियरल फेज कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोग्निटिव फेज। कोग्निटिव फेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये एक मोबाइल का बॉक्स है। इज इट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस? या प्रॉब्ली ये एक मोबाइल का बॉक्स है हमारे पास। अब इस बॉक्स से मुतालिक मेरी सबसे पहले हम बात करते हैं कोग्निटिव फेज का। इस बॉक्स को जब मैं विजिबली देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जनाब जी जो बॉक्स है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है ना। ये मेरी कोग्निशन, मेरा नॉलेज है इस बॉक्स के मुतालिक, ठीक है ना। चूंकि मैं डिफरेंट मोबाइल और डिफरेंट गैजेट्स यूज़ करता रहता हूँ तो मुझे इसको पकड़ के और इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको पढ़ के पता चल रहा है कि ये एक मोबाइल का बॉक्स है, ठीक है ना। गैलेक्सी Z Fold 2 का ये बॉक्स है और ये ब्लैक कलर का है और इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट हैवी, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है। तो ये मेरा इस चीज़ को लेकर नॉलेज है। दिस इज कॉल्ड कोग्निटिव फेज ऑफ एटीट्यूड डेवलपमेंट। कि एटीट्यूड ने जो बनना होता है तो सबसे पहले हमारा नॉलेज उस चीज़ के मतलब सामने आता है, और ये मेरा इस चीज़ को लेकर नॉलेज है कि ये चीज़ ब्लैक कलर की है, थोड़ी सी हैवी है और ये एक मोबाइल का बॉक्स है। ये इसे कहते हैं कोग्निटिव फेज ऑफ एन एटीट्यूड, ठीक है। ये हमने कोग्निशन वाले पार्ट को कवर कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट इज अफेक्टिव फेज, कि जो मेरा नॉलेज है किसी चीज़ को लेके, अब जो उस चीज़ की खसूसियात मुझे अपने नॉलेज की वजह से पता चलती हैं उनके मुतालिक मेरी फीलिंग्स क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं कहता हूँ यार मुझे ब्लैक कलर इतना अट्रैक्ट नहीं करता बॉक्सेस के अंदर, मेरे ख्याल से इस बॉक्स को इंडिगो होना चाहिए था। मुझे ब्लैक कलर बॉक्सेस का पसंद नहीं है। इट इज़ टू कॉमन, इट इज़ टू ऑर्थोडॉक्स, इट इज़ टू प्रेडिक्टेबल, ठीक है ना। सो इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स। ये इंडिगो होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा कि अच्छा यार ये एक मोबाइल का बॉक्स है, एक मोबाइल के बॉक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा विड्थ वाला है। ओके ये Fold 2 है तो मीन्स कि उसकी विड्थ वैसे ही ज़्यादा थी। सो इट मीन्स कि मेरा ये कमेंट तो वैलिड नहीं है, मेरी फीलिंग है इसके मुतालिक कि चूंकि ये मोबाइल का बॉक्स है लेकिन उसके हिसाब से मुझे इस मोबाइल के बॉक्स की जो साइजिंग है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरा ख्याल है इसकी विड्थ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, इसको होल्ड करना, इसको अनबॉक्स करना डिफिकल्ट होगा। द थर्ड थिंग वॉज मैंने कहा था कि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो आई बिलीव कि मोबाइल लाइट वेट होने चाहिए, तो उनका लाइट वेट है तो उनकी बॉक्सेस उनकी एसेसरीज भी लाइट वेट होनी चाहिए। सो थर्ड थिंग इज दैट आई ऑल्सो डिडंट लाइक दैट पर्टिकुलर पोर्शन। सो जो मैंने 3 चीज़ें ऑब्जर्व की थी, क्या क्या चीज़ें? नंबर 1 कलर, नंबर 2 फंक्शन एंड नंबर 3 उसका वेट। आप कोई और 3 चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके मतलब। उनके मतलब जो मेरी फिर फीलिंग्स थी मैंने वो शेयर की, ठीक है ना। कि यार मुझे ब्लैक कलर का नहीं पसंद, मुझे हैवी वेट नहीं पसंद, ओके इसकी विड्थ कम होनी चाहिए थी। तो ये मेरी फीलिंग्स थी उन चीज़ों को लेके, ओके। नाउ
वट इज़ द लास्ट फेज, इसे कहते हैं अफेक्टिव फेज, कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं अपने उस नॉलेज के मतलब उस चीज़ के मतलब, ये सेकंड फेज में डेवलप होती हैं। और थर्ड फेज इज बिहेवियरल फेज। तो होगा क्या, एक्शन क्या होगा, चूंकि हैवी है मैं छोड़ दूँ, मेरा हाथ थक गया, मैं इसको दोबारा से कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, किसी और टाइम फ्रेम के अंदर इसको कैरी कर लिया जाएगा, लेकिन मैं इसको दोबारा से अभी कैरी नहीं कर रहा। सो इट मीन्स कि क्या नाम है, वी हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर थिंग। सो मगर फीडबैक मुझसे कंपनी मांगी तो मैं फीडबैक में कहूंगा कि यार आप अपने बॉक्सेस का कलर अट्रैक्टिव बनाइए, ब्लैक तो हर बॉक्स होता है, ठीक है ना। और साथ में उन्हें ये भी कहूंगा कि अगर आप कोशिश करें कि इसकी विड्थ को किसी से कैसे कम किया जा सके ताकि इस बॉक्स को कैरी करना हो। तो ये तीन चीज़ें मेरा एक्शन था इस एक बॉक्स के मतलब, इसे कहते हैं बिहेवियरल फेज। ओके, सो एटीट्यूड तीन फेजेस से मिलकर बनता है। सबसे पहले अफेक्टिव कॉग्निटिव फेज, सेकंड नंबर पे अफेक्टिव फेज एंड थर्ड नंबर पे वी हैव द बिहेवियरल फेज। और इन तीन फेजेस से गुजर के जब एटीट्यूड की डेवलपमेंट होती है, दैट बिकम्स अ कंप्लीट एटीट्यूड। कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि वी हैव अ पेन हियर। ओके, ये एक बॉल पॉइंट है। मेरी कॉग्निशन क्या है, मेरी कॉग्निटिव फेज ये है कि बॉल पॉइंट है, ब्लैक कलर से पता चल रहा है कि ये ब्लैक लिखेगा, ठीक है ना, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये मेरी कॉग्निशन है इस पर्टिकुलर बॉल पॉइंट को लेके। अब जो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी फीलिंग्स इस चीज़ को, यानी कि अफेक्टिव फेस क्या है कि मुझे प्लास्टिक के बॉल पॉइंट अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका वेट लाइट होता है, ठीक है ना। चूंकि मैंने डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है इसलिए मुझे ब्लैक कलर भी पसंद है। और चूंकि इसका क्लिकिंग साउंड इतना ज़्यादा नहीं है, सो आई विल प्रेफर कि मुझे ये भी चीज़ इसमें अच्छी लगी है। तो ये मेरी फीलिंग्स अफेक्ट है मेरा इस एक प्रोडक्ट के मुताबिक। फाइनली बिहेवियर, तो होगा मेरा बिहेवियर क्या होगा, मैं इसको यूज़ करूंगा और नेक्स्ट टाइम जब पेन परचेज करना चाहूंगा तो इसका ब्रांड नेम डॉलर क्लिपर अपने माइंड में रखूंगा और मैं जाके वहां पे स्पेसिफिकली आस्क करूंगा कि मुझे इस ब्रांड का बॉल पेन दिया जाए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारी कॉग्निशन आती है, फिर हमारा उसके मतलब फीलिंग आती है, और अल्टीमेटली जो बिहेवियर फेज है उसमें हम अफेक्टिव एवेल्यूटिव कमेंट पास करते हैं या उसके मतलब अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये तकवीयत देता है उन रिसर्चर्स की डेफिनेशन को जो कहते हैं कि बेसिकली एटीट्यूड भी बिहेवियर होता है लेकिन शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। एक शॉर्ट टर्म बिहेवियर है, सिर्फ और सिर्फ एवेल्यूटिव स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म बिहेवियर है। और उसमें फ़र्क क्या है कि ये टेम्परेरी होता है और जो बिहेवियर है वो एक हमारी परमानेंट चीज़ होती है। इस स्टेटमेंट के हम तरीके के एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं किसी दिन यूनिवर्सिटी में गया हूँ, कार जब पार्क करने लगा हूँ तो मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, टीचर्स और फैकल्टी की पार्किंग फुल है, मुझे अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स की पार्किंग में कार पार्क करनी पड़ी है और बहुत नैरो जगह पे पार्क करनी पड़ी है। तो आई गॉट अ लिटिल बिट डिस्टर्ब, ठीक है ना, मैं डिस्टर्ब हो गया। अब मैं जब कॉरिडोर से गुजर रहा हूँ और किसी बच्चे ने सलाम लिया, मैं सलाम का जवाब नहीं दे सका, ठीक है ना, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँ अपने उस पास्ट अभी इवेंट की वजह से, ठीक है ना, उसने मुझे डिस्टर्ब किया हुआ है तो मैं उसको सलाम का जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन यूजुअली मैं सलाम का जवाब अगर देता हूँ, ठीक है ना, जब कोई स्टूडेंट गुजरता है या टीचर गुजरता है उनसे मिलना, उनकी सलाम का जवाब देना, उनका हाल पूछना, दैट इज़ माई कॉमन बिहेवियर, दैट इज़ माई रूटीन बिहेवियर। लेकिन उस एक इवेंट की वजह से उस टाइम के दौरान मैं वो बिहेवियर शो नहीं किया, मेरा जो एटीट्यूड था या रिस्पॉन्स था एक चीज़ को लेकर वो डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब नेक्स्ट डे आया, उससे नेक्स्ट डे मैं अपनी पुरानी रूटीन पे वापस हूँ क्योंकि उस दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, तो वो जो टेम्परेरी रिस्पॉन्स था किसी भी फैक्टर की वजह से, दैट वाज एन एटीट्यूड। और जो हमारा रेगुलर रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ के मतलब, दैट इज आवर बिहेवियर। तो इस तरीके से हम एटीट्यूड और बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ रिसर्चर्स करते हैं, कुछ रिसर्चर्स एटीट्यूड को सिर्फ एवेल्यूएटिव स्टेटमेंट तक महदूद रखते हैं। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को साथ साथ लेकर चलेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि जो हमारा शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है वो एटीट्यूड होता है और जो हमारा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है किसी चीज़ को लेकर वो बिहेवियर होता है। बट एट द सेम टाइम एटीट्यूड इज ऑल्सो एन अफेक्टिव एवेल्यूएटिव स्टेटमेंट टू, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। सो हमने सबसे पहले एटीट्यूड को डिफाइन किया, उसके बाद हमने एटीट्यूड के प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया कि एटीट्यूड के प्रोसेस के अंदर कौन से 3 फेजेस आते हैं, कौन से 3 स्टेप्स हैं, और उन फेजेस के अंदर हमने कहा कि सारी चीज़ मुकम्मल होती है। फिर हमने कहा कि जो दोनों रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स के, हमने दोनों पॉइंट को डिस्कस कर लिया। एक वो जो इसको एवेल्यूएटिव स्टेटमेंट मानते हैं और एक वो जो इसको बिहेवियर की एक छोटी टेम्परेरी फॉर्म मानते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब क्वेश्चन जो अगला राइज होता है कि फिर एक्चुअली एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। आया कि डिफरेंट एटीट्यूड्स मिलके एक बिहेवियर बना लेते हैं, या डिफरेंट बिहेवियर से एक एटीट्यूड जन्म लेता है, या एटीट्यूड जो रिपीट होता जाए वो बिहेवियर बन जाता है, या बिहेवियर जो कभी कभार किया जाए वो एटीट्यूड बन जाता है। बेसिकली व्हाट द मैस इज दिस, क्वेश्चन ये राइज होता है ताकि इन दोनों को मुकम्मल तौर पे एक डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पे जाना जा सके। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, जिस तरह हम कभी
कोई चीज़ कोई एक्शन परफॉर्म करें किसी भी स्ट्रेस की वजह से और किसी भी अनयूजुअल हैपनिंग की वजह से, अगर वो इवेंट बार बार होता रहे और हम भी वो चीज़ बार बार करते जाएं तो वो चीज़ हमारी आदत बन जाती है, ठीक है ना। और जैसी कोई चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है वो हमारा परमानेंट रिस्पॉन्स होता है, वो चीज़ बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर जो यहाँ पे हमारी क्लीनिंग लेडी होती हैं ऑफिस के अंदर, वो इस टिश्यू पेपर के बॉक्स को हमेशा इस लेफ्ट साइड पे प्लेस कर देती हैं, ठीक है ना। जबकि मुझे जब टिश्यू पेपर यूज़ करना है तो मुझे वो राइट साइड पे चाहिए, ठीक है। अब मैं उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता ड्यू टू टाइम लैप्स इश्यूज, ठीक है ना। तो मैं जब भी आता हूँ तो सबसे पहले मेरी काम है कि इसको उठा के मैंने यहाँ पे राइट साइड पे रखना है, ठीक है ना। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैं नॉर्मल रूटीन में ऐसे नहीं करता, मैं टेबल के ऊपर जो चीज़ों की अरेंजमेंट है, उनकी सिमेट्री है, वो चेंज करने का कायल नहीं हूँ। लेकिन ये एक रिस्पॉन्स था, एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स जो किसी एक सर्टन इवेंट की वजह से स्टार्ट हुआ था, और वो सर्टन इवेंट क्योंकि बार बार रिपीट होता जा रहा है तो मेरा भी वो वाला एक जो टेम्परेरी रिस्पॉन्स है वो भी रिपीट होता जा रहा है। सो मैं हर दिन आके इसको यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, हर दिन आके यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, तो मैं अल्टीमेटली ये भूल जाऊँगा कि ये चीज़ मेड की वजह से हो रही है, ये चीज़ अल्टीमेटली मेरी अपनी हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना। ये मेरी अपना रिस्पॉन्स बन जाएगा। जब भी मैं कहीं भी बैठा हूँगा, सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं, मैं उसको अपनी राइट साइड पर प्लेस करूँगा ताकि उसको पिक करना वहाँ से ईजी हो टिश्यू पेपर को। सो ये क्या था, हमारा शॉर्ट टर्म जो रिस्पॉन्स है अगर हम रिपीट करते जाएँ तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। लेट्स सपोज के अगर हम क्लासरूम के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लासरूम के अंदर एंटर हुए हैं और हमने जल्दी में हमें सामने अपना दोस्त नज़र आया, वो शेयर पे बैठा हुआ है, तो हमने दरवाज़ा खुला छोड़ के अंदर आ गए, ठीक है ना। नॉर्मली जब क्लासरूम के डेकोरम ये कहता है कि जब आप क्लास में एंटर हुए तो दरवाज़ा ओपन और बंद करें आराम से, ठीक है ना। खुला छोड़ दिया, एक दिन हुआ, दूसरे दिन वैसे लापरवाही में खुला छोड़ दिया, तीसरे दिन आपको लगा जैसे सफोकेशन अंदर हुई, आपने वैसे छोड़ दिया, ठीक है ना। और इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहा और आपका वो शॉर्ट टर्म जो रिस्पॉन्स था, नॉर्मली आप बंद करके आते हैं दरवाजा, लेकिन कुछ एक ऐसे स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स आए कि उन स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स की वजह से आप उसको उस एक्शन को बार बार रिपीट करते गए, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली आपने वो बार बार रिपीट किया, और उस बार बार रिपीट करने की वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये जनरेट हो गई कि वो एक परमानेंट पार्ट ऑफ बिहेवियर बन गया। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो हमारे छोटे छोटे टेम्परेरी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर वो बार बार रिपीट होते जाएं तो बेसिकली बिहेवियर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो बेसिकली एटीट्यूड्स ही हैं जो बिहेवियर को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर एटीट्यूड, हर शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स नेगेटिव ही हो, कुछ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी चीज़ की वजह से हैप्पी हैं और आप अपने वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं, किसी ने कोई मिस्टेक किया तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। यूजुअली जब बारिश हो रही होती है तो सबका मूड अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। चाहे वो कुछ हम जैसे मर्जी मेंटल फेज से गुजर रहे हों, तो हम वो वेदर इस तरह का कि वो वेदर मेक्स एन इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो एटीट्यूड वगैरह पे वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज हमारे बेहतर कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जो छोटे छोटे हमारे एटीट्यूड हैं, वो मिलके हमारा परमानेंट बिहेवियर जनरेट करते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। लेकिन आप प्रॉब्ली रिसर्च का कोर्स भी इसी सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च के अंदर आप एक चीज़ का नाम पढ़ेंगे, मॉडरेटिंग वेरिएबल। बेसिकली एक रिसर्च मॉडल के अंदर 4 से 5 नॉर्मली यूज वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ मीडिएटर्स आते हैं और कुछ मॉडरेटर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो दूसरों को अफेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट वो होते हैं जिनको दूसरे अफेक्ट करते हैं, मीडिएटर वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान आ जाते हैं, और मॉडरेटर वो होते हैं जो दरमियान तो नहीं आते लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट या किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को अपनी मौजूदगी की वजह से अफेक्ट करते हैं, दरमियान में आए बगैर। जिस तरह अगर आपने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें कैटलिस्ट होता था एक, कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता लेकिन उसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड स्लो या फास्ट हो जाती है। तो सेम लाइक दैट कैटलिस्ट मॉडरेटिंग वेरिएबल इज समथिंग लाइक आल्सो कैटलिस्ट, ठीक है ना, कि जिसकी मौजूदगी की वजह से दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आपस में स्ट्रेंथन या वीक हो जाता है। सो एनी हाउ डिफरेंट मॉडरेटर्स हो सकते हैं जो एटीट्यूड के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट को वीक या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की मेमोरी शॉर्ट है, एक स्ट्रेंज एग्जांपल ले लेंगे, एक बंदे की मेमोरी शॉर्ट है, वो जितनी मर्जी मरतबा एटीट्यूड अपना रिपीट करेगा उसको याद नहीं रहेगा कि मैं ये रिपीटेटिव तरीके से ये चीज़ कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली वो उसकी हैबिट बन जाए क्योंकि वो उसको याद ही नहीं रह रही वो चीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके एटीट्यूड अल्टीमेटली बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरी एक मॉडरेटिंग वेरिएबल ये हो सकता है कि कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है,
ठीक है ना, हम 3 4 5 10 दिन से दरवाज़ा खुला छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन मॉरली और एथिकली वो चीज़ गलत है। जब हमें कोई 10वें दिन रियलाइज़ करवाएगा तो डिस्पाइट ऑफ द रिपीटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड, हम 10वें दिन आके दरवाज़ा बंद करना शुरू कर देंगे, चाहे वो हमें किसी ने एक मरतबा ही कहा है और हम वो 10 दिन से कर रहे थे, बट बेसिकली दैट इज़ एन एथिकल डिमांड, और हमें उस एथिकल डिमांड को पूरा करने के लिए हम ये कोर्स चूज़ करेंगे, हम ये रूट चूज़ करेंगे, और अल्टीमेटली हम आराम सुकून से दरवाजे को बंद कर देंगे। सो इट मीन्स कि देयर कैन बी डिफरेंट मॉडरेटर्स, कभी वो एथिक्स हो सकते हैं, कभी मोरालिटीज़ हो सकती हैं, कभी आपकी मेमोरी हो सकती है, कभी आपका मूड हो सकता है, कभी आपका इमोशन हो सकता है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कभी आपकी अपनी पर्सनैलिटी हो सकती है जो कि मॉडरेट करती रहेगी आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशनशिप के दरमियान। तो यहाँ तक जो डिस्कशन हुई है मैं उसको क्विकली रिकैप आपको देता हूँ। सबसे पहले हमने एटीट्यूड को डिफाइन किया कि ये एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होती है किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन और किसी भी इवेंट के मुताबिक। फिर हमने कहा कि इसके 3 फेजेस होते हैं इसकी डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव फेज, अफेक्टिव फेज एंड बिहेवियरल फेज। फिर कहा कि दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि जो एटीट्यूड है वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है, जबकि बिहेवियर लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है। फिर इसके रिलेशनशिप को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कहा कि स्मॉल एटीट्यूड जो बार बार रिपीट होते हैं वही अल्टीमेटली बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फाइनली हमने ये बात की कि डिफरेंट तरह के मॉडरेटर्स हो सकते हैं, किसी डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे एटीट्यूड्स को बिहेवियर बनने में या एटीट्यूड्स को बिहेवियर ना बनने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसे कहते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। कोग्निटिव डिसोनेंस जब मैंने पहली मरतबा ये टर्म पढ़ी थी, ये मार्केटिंग में पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो। कोग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि जब हम एक मतलब चीज़ परचेज करके आते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारा उसकी रीपरचेज को लेकर क्या नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि हमने इसको परचेज नहीं करना क्योंकि इसमें ये खामियां थी, इसमें ये खामियां थी। पहली मरतबा तब पढ़ा था ये कोग्निटिव डिसोनेंस ही होती है। एनी हाउ मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी को छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सैमसंग यूज़र हूँ, ठीक है ना, मैं सैमसंग को हमेशा से यूज़ करता रहा हूँ, मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे एप्पल यूज़र्स या मुझे एप्पल का मोबाइल फ़ोन या एप्पल के जो सेल्स हैं उतने अच्छे नहीं लगते, अट्रैक्ट नहीं करते होंगे। सो मैं मल्टीपल प्लेसेस पे इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि यार क्या एप्पल पकड़ा हुआ है, ये कोई मोबाइल है, ठीक है ना, ये तो खाने वाली चीज़ होती है। या मैं ये कह दूँगा यार ये क्या चीज़ है, स्लिम छोटा सी चीज़ है, ये तो हाथ में ऐसा लगेगा जैसे गुम हो गया, ठीक है ना। मैं एक डेरोगेटरी रिमार्क एक प्रोडक्ट के मतलब दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एटीट्यूड है उस एक पर्टिकुलर चीज़ के मतलब, क्या कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म मैं चूंकि अपने ब्रांड से सोच रहा हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है ना, कि मैं बिहेवियर मेरा ये है कि मैंने जैसे ही एप्पल की कोई प्रोडक्ट देखनी है मैंने उसको क्रिटिसाइज करना है, और जब मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ तो मैं उसको पूरा इमोशनली एंड मूड वाइज मुकम्मल तौर से उसको क्रिटिसाइज करूँगा, जस्ट नॉट ऑन इट्स फेस, मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होगा। होता क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है जो फॉरेन में है, वो मुझे एप्पल का एक सेलफोन गिफ्ट कर देता है, अल्लाह ताला ऐसे दोस्त सबको दे, ठीक है। वो जनाब एप्पल 12 मैक्स प्रो भेज देता है बाहर से, ठीक है ना। अब 12 मैक्स प्रो मेरे पास आता है, अब किसी ने गिफ्ट किया है, आप उसको रख नहीं सकते, आपको जितनी मर्जी आपने उस प्रोडक्ट की बिस्ती की हो, आप उसमें सिम डालेंगे, आप उसको एक्टिवेट करेंगे, आप उसको चलाएंगे, ठीक है ना, आप उसको यूज़ करेंगे, फिर आप डिफरेंट महफिल में ये कहेंगे अच्छा यार इतना भी बुरा नहीं था, ठीक है ना, अच्छा है, ठीक है ना, बैटरी टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और क्लास है इसकी, एक सिंप्लिसिटी है, सेफ्टी ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत से आप फीचर्स उसके गिनवाने लोगों को ग्रेजुअली शुरू कर देंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पहले आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर ये था कि आपको एप्पल की प्रोडक्ट्स नहीं पसंद थी, आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद थी, आप उसको मतलब डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते थे, लेकिन अब पॉइंट वो आ गया जहां पे आकर आप कहते हैं नो दैट प्रोडक्ट माइट बी गुड, ये प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है, ये प्रोडक्ट गुड है, ठीक है ना, ये आपका एटीट्यूड आया, ठीक है ना। सो मीन्स कि समटाइम्स हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड के अंदर कंट्रास्ट बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, ठीक है ना, और उसका कोई भी फैक्टर हो सकता है। हमने एक एग्जांपल अभी लिया आपके सामने। सो ये डिफरेंस है हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड के दरमियान, ठीक है ना, इसे कोग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं बिहेवियर की टर्म्स के अंदर। So the difference which exists between our behavior and attitude due to multiple reasons, ठीक है ना, इसे cognitive dissonance कहते हैं, और इसकी वजह से भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे तमाम एटीट्यूड बिहेवियर या हमारी तमाम बिहेवियर एटीट्यूड का पार्ट नहीं बन पाते। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एटीट्यूड की वजह से ही बिहेवियर जनरेट हो, हम ज़्यादातर जैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर वही हमारे एटीट्यूड को भी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे घर में कोई किसी बात पे गुस्सा आता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर मुझे यूनिवर्सिटी में भी किसी बात पे गुस्सा आएगा तो मेरी घर में आदत ये है कि मैंने खामोश हो जाना है, तो मैं यूनिवर्सिटी में भी उसको लाउडली रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, मैं खामोश हो जाऊँगा, ठीक है ना, आई विल समहाउ सप्रेस दैट,
ठीक है ना। यही अगर मेरे कंडीशन वर्क प्लेस के अंदर है कि मुझे किसी एम्प्लॉय पे गुस्सा आ गया तो मैंने अब्यूज़ शुरू नहीं कर देनी, मैंने वहाँ पे खामोश हो जाना कुछ देर के लिए। जब माइंड ठंडा होगा तो फिर किसी नरम अल्फाज के अंदर सर्जनिश कर लेनी है। ये मेरा डिफरेंट जगह पे गुस्से को लेके ये मेरा बिहेवियर है कि जहाँ पे भी गुस्सा आना है ना तो वहाँ पे खामोश हो जाना है। अब होता यह है कि आप किसी सड़क के ऊपर हैं और वहां पे आके आपसे कोई रूडनेस शो करता है, ठीक है ना, कोई बदतमीजी कर लेता है, क्योंकि आपकी एक आदत बनी हुई है, आपका एक बिहेवियर बड़ा स्ट्रांग हुआ है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा वल्नरेबल है। आप कोई स्ट्रेंजर आपसे कोई रूड हो तो आप ऑटोमेटिकली जल्दी रूड होते हैं, आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आप जल्दी हार्श होते हैं, ठीक है ना। सारे बहुत से फैक्टर्स वहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन आप करते क्या है कि आपने वहाँ पे बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने फिर खामोश हो गए। आपने कहा कि वी विल नॉट थ्रो द स्टोन ऑन ईच एंड एवरी बार्किंग डॉग, कि अगर आप हर भागते भौंकते कुत्ते के ऊपर वो पत्थर फेंकना शुरू कर दें तो यू विल नॉट गेट क्रॉस द रोड, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। डिफरेंट मेंटेलिटी की वजह से आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप खामोश हो गए। अदर पीपल माइट थिंक दैट यू आर वीक, द अदर पीपल माइट थिंक दैट यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू फाइट, ठीक है ना। लेकिन वो आपका एक बिहेवियर था जिसने आपके उस एटीट्यूड को जन्म दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम छोटे छोटे एटीट्यूड्स मिलकर ही बिहेवियर बने। देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि हमारे डिफरेंट जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म एटीट्यूड्स को भी जनरेट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कि हमारे एटीट्यूड मिलकर बिहेवियर बनते हैं। अब बात का चीज़ों को पढ़ते हुए या समझते हुए हमें ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, ये क्या ड्रामेबाजी है, कोई ये कह रहा है और दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट चीज़ें कह रहा है। यही एजुकेशन है। एजुकेशन यही है। एजुकेशन क्या है कि एक चीज़ को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने का तरीकाकार। एक चीज़ सिर्फ एक वक्त में एक एंगल से हैपन नहीं हो रही होती, उस एक चीज़ के मल्टीपल एंगल्स होते हैं। मैंने आपको इस कोर्स के अंदर डिफरेंट मूवीज़ रिकमेंड करनी है। ये जो मैं मूवी का भी नाम लेने लगा हूँ ये उन रिकमेंडेड मूवीज़ में से नहीं है, लेकिन उस मूवी का नाम है वेंटेज पॉइंट, ठीक है ना। वेंटेज पॉइंट एक एक्शन मूवी है। इट इज़ सम काइंड ऑफ असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबली, ठीक है ना, कुछ इस तरह का चक्कर था। और उसमें एक ही सीन है मूवी में, ठीक है ना, और वो सीन की लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स, लेकिन उसको 6 से 7 लोगों के व्यू पॉइंट्स या पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, कैमरास की पोजीशन चेंज कर करके, ठीक है ना। सो डू वॉच इट मूवी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली एजुकेशन। एजुकेशन और एक क्वालिफाइड माइंड हमें अलाउ करता है कि हम एक चीज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकें, ठीक है ना। ये एजुकेशन ही है जो इस बॉक्स को पकड़ने के बाद मुझे कहती है कि ये बॉक्स यहाँ तक नहीं है, इस बॉक्स ने इसको ऐसे इसमें आप ओपन कर सकते हैं। अब ये एजुकेशन मुझे बता रही है कि चूंकि दरमियान में क्रीज है तो शायद इसने यहाँ से ऐसे टर्न ऑन ओपन होएगा, ठीक है ना। ये एजुकेशन मुझे बता रही है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है तो प्रॉब्ली वी हैव टू पुट दिस अप। तो इसको अनबॉक्स करना, इसको सारी चीज़ें खोलना, इसको तमाम ऑपरेट करना, ये एजुकेशन हमें गाइड करती है। सो बेसिकली एक चीज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने का नाम ही एजुकेशन है। तो जब भी कोई इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किए जाएं जो मुकम्मल एक दूसरे से कंट्रास्ट हो, सो देयर इज नथिंग टू बी गेट कंफ्यूज्ड। आपको अपना व्यू पॉइंट जनरेट करना होता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको इनमें से दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्कॉलर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अ पर्टिकुलर साइड और टू गेट अ बेटर आर्गूमेंट जो दोनों को मर्ज करता हो, दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो। एनीहाउ, सो हमने ये देख लिया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है और हमने ये भी देख लिया कि एक अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट क्या है जो ये कहता है कि बिहेवियर्स जो डिफरेंट होते हैं वो पार्ट बन जाते हैं हमारे नॉर्मल एटीट्यूड का। तो यहाँ तक हमने इन थ्योरेटिकल चीज़ों को डिस्कस कर लिया।